दोस्तों आज हम जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आपको जरूर पसंद आएगा। ये कहानी है सातोरू फुजिनुमा की, जिसके पास रिवाइवल की पावर होती है। तो जब भी उसके आसपास कुछ गलत होने वाला होता है तो फुजिनुमा को एक रिवाइवल मिलता है ताकि वो उस चीज को होने से रोक सके। मगर फिर एक दिन कोई उसकी माँ को ही टपका कर चला जाता है और तो और उसकी माँ का ये मर्डर कनेक्टेड होता है उसके बचपन में हुए कई सारे बच्चों के मर्डर से। अब कैसे फुजिनुमा अपनी माँ को बचाएगा और क्या वो किलर को पकड़कर उसे सजा दिलवा पाएगा, चलिए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों ये कहानी आपके दिल को छू लेगी तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 29 साल के फुजिनुमा से, जो कि एक स्ट्रगलिंग मांगा आर्टिस्ट है। साथ ही वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की भी जॉब करता है, जहाँ पर उसके साथ एक लड़की आयरी भी काम करती है। अब इसके बाद फुजिनुमा पिज्जा डिलीवर करने जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और तभी उसे एक बटरफ्लाई दिखाई देती है और अचानक से वही सभी लोग रिपीट होने लगते हैं। ये देखकर फुजिनुमा समझ जाता है कि उसे रिवाइवल मिला है, यानी कि कुछ तो गलत होने वाला है। अब तभी फुजिनुमा को एक ट्रक दिखाई देता है जिसका ट्रक ड्राइवर बेहोश पड़ा था। ये देखकर फुजिनुमा तुरंत ही उस ट्रक के पीछे जाने लगता है और ट्रक ड्राइवर को आवाज लगाता है, मगर ट्रक ड्राइवर होश में नहीं आता। इसी दौरान आयरी भी फुजिनुमा को ट्रक का पीछा करते हुए देखती है। यहीं एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था और अब वही ट्रक बच्चे को टक्कर मारने वाला था, लेकिन फुजिनुमा के हाथ कानून से भी लंबे थे। फुजिनुमा ड्राइव करते हुए ही ट्रक ड्राइवर को खींचता है, जिससे स्टीयरिंग व्हील घूम जाता है और बच्चे का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन फिर फुजिनुमा की बाइक कार से टकरा जाती है। अब फुजिनुमा को अपना बचपन याद आने लगता है, जब वो अपने दोस्तों के साथ खेला करता था और दूसरों के मामलों से दूर ही रहता था। इसी वजह से उसने कभी भी उस लड़की से बात नहीं की, जो कि हमेशा उसे पार्क में रात में अकेली दिखती थी। खैर अब इसके बाद फुजिनुमा को होश आ जाता है और वो हॉस्पिटल में था। यहाँ पर आयरी उसे बताती है कि वो उस एक्सीडेंट के बाद 2 दिन बाद होश में आया है, लेकिन किस्मत से उसे कोई ज्यादा चोट नहीं आई। यहाँ आयरी फुजिनुमा को बताती है कि उस ट्रक ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया था, जिस वजह से वो ट्रक चलाते हुए मर गया, लेकिन उस दिन तुमने उस बच्चे को बचाकर तो मुझे इम्प्रेस ही कर दिया। यहाँ ये दोनों पहली बार हाय हेलो के अलावा भी ज्यादा बातचीत करते हैं और फिर आयरी यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद घर जाते समय फुजिनुमा बताता है कि ये चीज जो मेरे साथ हुई मैं इसे रिवाइवल कहता हूँ, और अक्सर मेरे आसपास जब भी कुछ गलत होने वाला होता है तो मेरी कॉन्शियसनेस टाइम में पीछे चली जाती है, जहाँ पर वही सारी चीजें रिपीट होने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि कोई चाहता हो कि मैं यहाँ होने वाली किसी बुरी चीज को होने से रोक दूं। खैर यही सोचते हुए फुजिनुमा अपने घर आ जाता है और यहाँ पर उसे उसकी मॉम मिलती हैं, जो कि अपने टाउन से फुजिनुमा से मिलने आई थी। फिर रात में किसी मिसिंग बच्चे के मिलने की न्यूज टीवी पर देखते हुए फुजिनुमा की मॉम उससे कहती हैं कि सातोरू, तुम्हें याद है जब तुम 5th ग्रेड में थे तो क्या हुआ था? तुम्हारी जान भी खतरे में थी और हमने पूरी कोशिश की थी कि तुम उस इंसिडेंट को भूल जाओ जो कि उस समय पर हुआ था। ये बात सुनकर फुजिनुमा उस समय को याद करने लगता है जब वो 5th ग्रेड में था, और उसे याद आता है कि हाँ उस समय कोई किडनैपिंग हुई थी और मेरे 2 क्लासमेट मर गए थे। इसी दौरान हमें पास्ट का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ फुजिनुमा दूसरे बच्चों को खेलता देख रहा था और तभी उसके पास एक 20 साल का लड़का यूकी सेन आता है। फुजिनुमा बताता है कि यूकी हमारे साथ ही खेला करता था, लेकिन फिर 6 महीने बाद यूकी सेन को ही उन किडनैपिंग्स और मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। खैर अब इसके बाद अगले दिन फुजिनुमा अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करके जब वापस आ रहा था तो अचानक से उसे फिर से एक रिवाइवल मिलता है और सब कुछ रिपीट होने लगता है। फुजिनुमा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आसपास देखिए, क्या आपको कुछ अजीब दिख रहा है? ये सुनकर फुजिनुमा की मॉम आसपास देखने लगती हैं। तभी उन्हें एक आदमी एक बच्ची के साथ कहीं पर जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो आदमी फुजिनुमा की मॉम को देखता है और उस बच्ची को छोड़कर अपनी कार को लेकर यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर आयरी आ जाती है। इसके बाद आयरी भी इनके साथ चलने लगती है। यहाँ फुजिनुमा की मॉम उस आदमी की आंखें देखने के बाद कुछ सोच रही थी। फिर वो आयरी को अपने साथ चलकर डिनर करने के लिए कहती हैं और आयरी भी इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। यहीं वो अनजान आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर इन्हें देख रहा था। अब इसके बाद आयरी फुजिनुमा के घर आकर फुजिनुमा और उसकी मॉम के साथ डिनर करने लगती है। आयरी बहुत जल्दी ही फुजिनुमा की मॉम के साथ घुल मिल जाती है। इसके बाद फुजिनुमा आयरी को उसके घर छोड़ने जाता है। फिर घर वापस आने के बाद फुजिनुमा की मॉम उसे बताती हैं कि आज उस समय सुपरमार्केट के बाहर एक किडनैपिंग अटेम्प्ट फेल हो गया था, लेकिन फिर वो कहती हैं कि अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। अब अगले दिन फुजिनुमा दोबारा अपने बचपन की उसी न्यूज को पढ़ता है, जिसमें उसके 2 क्लासमेट्स के किडनैपिंग और मर्डर के जुर्म में यूकी सेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ फुजिनुमा को एक लड़की
हिनाजुकी कायो का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है और उसे तुरंत ही याद आता है कि ये तो मेरी वही क्लासमेट थी जो कि मुझे अक्सर देर रात में पार्क में खड़ी हुई दिखाई देती थी, लेकिन मैंने कभी भी उससे बात नहीं की। और हिनाजुकी कायो उन्हीं 2 क्लासमेट्स में से एक थी जिन्हें किडनैप करके मार दिया गया। और उसकी मौत के बाद से फुजिनुमा को काफी बड़ा सदमा लगा था, क्योंकि अगर वो उस रात हिनाजुकी से बात करके उसे बुला लेता तो शायद वो किडनैप नहीं होती। और यही चीज प्रोबेबली मेरी मॉम चाहती थी कि मैं भूल जाऊं, जो कि बाद में हुआ भी। वहीं दूसरी तरफ अब हम फुजिनुमा की मॉम को देखते हैं, जो कि अब भी उसी आदमी के बारे में सोच रही थी। वो समझ चुकी थी कि वो आदमी एक किडनैपर था, लेकिन उसने मुझे देखने के बाद अपनी किडनैपिंग अटेम्प्ट को छोड़ क्यों दिया? शायद वो मुझे जानता था और उसकी आंखें भी मुझे जानी पहचानी लग रही थी। अब तभी उन्हें वही समय याद आता है जब फुजिनुमा के 2 क्लासमेट्स किडनैप हो गए थे, और उसी समय में फुजिनुमा की मॉम ने इसी आदमी को देखा था। फुजिनुमा की मॉम ये समझ जाती हैं कि शायद यूकी सेन वो किडनैपर नहीं था। फुजिनुमा की मॉम अब कुछ जानकारी निकालती हैं और फिर घर आकर वो चाबी और एक नोट को रखती हैं और सोचती हैं कि अब मुझे इसके बारे में फुजिनुमा से बात करनी होगी। लेकिन अब तभी कोई यहाँ पर आता है और वो फुजिनुमा की मॉम के एक चाकू मार देता है। फुजिनुमा की मॉम उस आदमी को देखती हैं और कहती हैं, मैं जानती थी ये तुम ही थे। वो अपना फोन उठाने की कोशिश करने लगती हैं और सोचती हैं कि सातोरू तुम सही थे, काश मैं उस समय तुम्हारी बात मान लेती। यहाँ सातोरू की मॉम फोन नहीं उठा पाती और उन्हें अपने बेटे की याद आने लगती है। वहीं सातोरू यानी कि फुजिनुमा अपना काम खत्म करके आयरी से थोड़ी बात करता है और अपने घर आ जाता है। रास्ते में उसे वही किलर निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फुजिनुमा अभी सारी बातों से अनजान था। अब फुजिनुमा अपने घर में आता है और उसे वही नोट गिरा हुआ दिखता है। फुजिनुमा उसे उठाकर अपनी मॉम के पास आता है और उन्हें मरा हुआ देखकर फुजिनुमा के होश उड़ जाते हैं। वो कुछ समझ पाता इससे पहले यहाँ पर उसकी पड़ोसन कुछ देने आती हैं और वो ये सब देखकर फुजिनुमा को ही किलर समझती हैं और चिल्लाने लगती हैं। फिर यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस फुजिनुमा को अरेस्ट करने लगती है। फुजिनुमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर अचानक से उसे वही बटरफ्लाई दिखती है और एक बार फिर से उसे रिवाइवल मिलता है, लेकिन इस बार उसकी कॉन्शियसनेस कुछ समय पीछे नहीं बल्कि कई साल पीछे साल 1988 में आ गई होती है। फुजिनुमा अपनी क्लास में आता है क्योंकि वो अभी 5th ग्रेड में था और आज डेट 15 फरवरी होती है। फुजिनुमा को ये सब देखकर काफी अजीब लग रहा था। तभी यहाँ पर उसके क्लास टीचर याशिरो सेंसेई आते हैं। वो फुजिनुमा को वहाँ खड़ा देखकर उसे सीट पर बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन फुजिनुमा को ये याद नहीं था कि उसकी सीट कौन सी हुआ करती थी, इसीलिए वो हिनाजुकी नाम की उसी लड़की की सीट पर बैठने लगता है। लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ लड़का उसे करेक्ट करता है। साथ ही उसके टीचर भी सोचते हैं कि हिनाजुकी आज भी लेट है। तभी फुजिनुमा के बराबर वाली लड़की उससे कहती है कि क्या तुम हिनाजुकी को पसंद करते हो? तुम दोनों ही कितने वियर्ड हो, तुम्हारी अच्छी बनेगी। लेकिन यहाँ पर फुजिनुमा ये सोच रहा था कि आखिर इस बार वो रिवाइवल में यहाँ क्यों पहुंचा है। आखिर 18 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो कि उसकी मॉम के मर्डर से जुड़ा है। फुजिनुमा ये सोच सोचकर पागल होने लगता है, इसीलिए वो घर जाने के बारे में सोचता है। तभी उसका दोस्त केन्या उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, कहाँ पर जा रहे हो? इस पर फुजिनुमा कहता है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं नर्स के ऑफिस में जा रहा हूँ। ये बोलकर फुजिनुमा स्कूल से अपने घर जाने लगता है। तभी उसके बराबर से वही लड़की हिनाजुकी गुजरती है जो कि अब स्कूल आ रही थी, लेकिन फुजिनुमा जल्दबाजी में उसे नोटिस नहीं कर पाता। वो तुरंत ही अपने घर में आता है जहाँ उसे घर की चाबियां बाहर ही मिल जाती हैं क्योंकि उसकी मॉम अभी अपने काम पर गई हुई थी। फुजिनुमा अंदर आता है और अपने पुराने घर को देखकर उसे एक अलग ही एहसास होता है। साथ ही उसे अपनी माँ की भी याद आने लगती है। फुजिनुमा अपनी मॉम को याद करते हुए ही यहाँ पर सो जाता है। फिर रात में उसकी माँ अपने काम से वापस आती हैं और यहाँ पर अपनी माँ को सही सलामत जिंदा देखकर फुजिनुमा की आंखें भर आती हैं। लेकिन उसकी मॉम के लिए सब कुछ नॉर्मल ही था। अब इसके बाद फुजिनुमा की मॉम फुजिनुमा और अपने लिए डिनर तैयार करने लगती हैं और ये लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। फुजिनुमा सोचता है कि मेरी कभी इतनी अच्छी जिंदगी भी हुआ करती थी, लेकिन मैं इसे भूल गया और इसके बारे में मैंने दोबारा सोचा भी नहीं और इस तरह मैंने इस जिंदगी को खो दिया। फुजिनुमा समझ जाता है कि सच में ये उसका सपना नहीं बल्कि एक रिवाइवल है और इस बार मैं सारी चीजों को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। अब अगले दिन फुजिनुमा दोबारा से अपने स्कूल आता है। यहाँ रास्ते में उसे अपना इस समय का दोस्त भी मिलता है। साथ ही फुजिनुमा भविष्य में अपनी माँ के मर्डर को इस समय से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे हिनाजुकी दिखती है और उसे देखकर फुजिनुमा अपने पास्ट को याद करता है और उसे याद आता है कि हाँ, हिनाजुकी मेरी क्लासमेट थी जो कि अपनी सिंगल मदर के साथ रहती थी। यहाँ फुजिनुमा को हिनाजुकी के पैर पर चोट का निशान भी दिखता है। इसके बाद लंच के टाइम में फुजिनुमा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जब होता है तो यहाँ पर उसे अपने पुराने दोस्तों के नाम याद आने लगते हैं। इनमें एक हिरोमी, एक काजू
और एक ओसामू होते हैं। साथ ही केन्या भी इसी ग्रुप का पार्ट था। लेकिन केन्या इन सभी लोगों में काफी समझदार दिखता है। यह अब केन्या फुजिनुमा से कहता है कि फुजिनुमा, तुम हिनाजुकी को पसंद करते हो क्या? आज पूरी क्लास के दौरान तुम उसे ही देखे जा रहे थे। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं और काजू तेज आवाज में फुजिनुमा से कहने लगता है कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम दोनों को सेट करा दूंगा। लेकिन फुजिनुमा इन्हें समझाता है कि वो हिनाजुकी को पसंद नहीं करता, वो तो बस ऐसे ही उसके दिमाग में चल रही थी। अब इसके बाद फुजिनुमा हिनाजुकी से मिलता है, जो कि उससे कहती है तुम बेवकूफ हो क्या? दरअसल फुजिनुमा के मना करने के बाद भी काजू ने हिनाजुकी से कहा था कि फुजिनुमा तुम्हें पसंद करता है और काजू हिनाजुकी को उसके पास ले आया था। यहाँ अब फुजिनुमा हिनाजुकी से कहता है कि क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? वैसे भी हम लोग एक ही रास्ते से घर जाते हैं। लेकिन ये सब सुनकर हिनाजुकी कहती है कि तुम्हें ये कहने का आइडिया आखिर किसने दिया था? फुजिनुमा इस पर कुछ भी नहीं कह पाता। तभी हिनाजुकी कहती है कि चलो ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम भी मेरी ही तरह झूठे बन रहे हो। हिनाजुकी की ये बात फुजिनुमा के होश उड़ा देती है। तभी हिनाजुकी कहती है कि कल मैंने तुम्हें स्कूल से घर भागते हुए देखा था, क्या सच में तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है? फुजिनुमा हाँ में जवाब देता है और ये सुनकर हिनाजुकी यहाँ से जाने लगती है। तभी फुजिनुमा कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। इस पर हिनाजुकी कहती है कि तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो क्या तुम किसी को मेरे लिए जान से मारोगे? ये चीज फिर से फुजिनुमा के होश उड़ा देती है। वो समझ जाता है कि किडनैपिंग और मर्डर होने से पहले ही शायद हिनाजुकी किसी परेशानी से गुजर रही है। फुजिनुमा को उसके शरीर पर चोट के निशान भी दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि शायद अगर मैं हिनाजुकी के मर्डर को होने से रोक दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहीं पर दूर बैठा यूकी सेन ये सब कुछ देख रहा था। अब अगले दिन स्कूल में फुजिनुमा हिनाजुकी से बात करने के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि शायद हिनाजुकी गलत नहीं थी। मैं इस समय में अपने असली रूप को छुपाकर अपने आइडल रूप को सबके सामने लाने की कोशिश करता रहता था, ताकि मैं इन सभी लोगों के बीच में फिट हो सकूं। और शायद हिनाजुकी के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। यहाँ अब उसके दोस्त फिर से हिनाजुकी के बारे में उससे पूछने लगते हैं। इस पर फुजिनुमा इनसे कहता है कि मैं बस उससे थोड़ी ही बात कर पाया। उसके सारे दोस्त ये बात सुनकर पागल होने लगते हैं। तभी केन्या सबको ये फुलिश हरकतें करने से मना करता है। केन्या फुजिनुमा से कहता है कि हम सभी लोग 6th ग्रेड तक एक ही क्लास में रहने वाले हैं, इसीलिए फुजिनुमा तुम जल्दबाजी मत करो। लेकिन फिर फुजिनुमा ये याद करने की कोशिश करता है कि आखिर हिनाजुकी किडनैप कब हुई थी, मगर वो ये याद नहीं कर पाता। इसके बाद घर जाते समय बातों के दौरान ही केन्या ये नोटिस करता है कि फुजिनुमा आज अजीब सा बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसे कुछ पुरानी बातें याद नहीं है जो कि कुछ समय पहले ही हुई थी। यहाँ फुजिनुमा अब केन्या के पास आता है और उसे बाकी दोस्तों की बातों और सवालों से बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। इस पर केन्या कहता है कि कोई बात नहीं, वो कोई बड़ा काम नहीं था। यहाँ अब केन्या फुजिनुमा से पूछता है कि क्या सच में हिनाजुकी तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है और आजकल तुम अजीब बिहेव भी करने लगे हो? अगर तुम किसी भी चीज से परेशान हो या फिर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो तुम हमसे कह सकते हो। ये बात सुनकर फुजिनुमा दोबारा से केन्या को थैंक्स बोलता है। तभी केन्या फुजिनुमा से कहता है कि वैसे हिनाजुकी के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी थी? इस पर फुजिनुमा कहता है कि अच्छी थी, उसने थोड़ा खुलकर मुझसे अपने दिल की बात की। यहीं केन्या फुजिनुमा से कहता है कि तुम्हें हमारे स्कूल की स्टूडेंट एंथोलॉजी बुक पढ़नी चाहिए, वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये बोलकर केन्या यहाँ से चला जाता है। फुजिनुमा अब घर आकर अपनी क्लास की स्टूडेंट एंथोलॉजी बुक पढ़ता है, जिसमें उसे हिनाजुकी का लिखा हुआ एक एसे भी मिलता है। और हिनाजुकी ने अपने एसे में लिखा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, इतनी बड़ी कि मैं अकेले कहीं भी जा सकूं, तो मैं बहुत दूर किसी आइलैंड पर जाना चाहूंगी। एक ऐसा आइलैंड जहाँ कोई भी ना हो, एक ऐसा आइलैंड जहाँ ना कोई दुख हो ना कोई दर्द, एक ऐसा आइलैंड जहाँ ना बड़े हों ना बच्चे, ना मेरे क्लासमेट, ना मेरे टीचर और ना ही मॉम। उस आइलैंड पर जब मैं चाहूंगी पेड़ पर चढ़ूंगी, जब मैं चाहूंगी पानी में तैरूंगी और जब चाहूंगी तब सो जाऊंगी। और उस आइलैंड पर जब मैं उस शहर के बारे में सोचूंगी जहाँ से सिर्फ मुझे ही मिटा दिया गया। वहाँ बच्चे हमेशा स्कूल ही जाते रह जाते हैं, वहाँ बड़े हमेशा काम पर ही जाते रह जाते हैं और माँ बस खाना ही बनाती रह जाती हैं। और जब मैं उस टाउन के बारे में सोचूंगी जहाँ से मुझे मिटा दिया गया तो मुझे अच्छा महसूस होगा। मैं बस दूर चली जाना चाहती हूँ। इस ऐसे को पढ़कर फुजिनुमा समझ जाता है कि किडनैपिंग और मर्डर होने से पहले ही हिनाजुकी की जिंदगी में कुछ तो बहुत बुरा चल रहा है। अब तभी फुजिनुमा की मॉम घर पर वापस आ जाती हैं। फिर खाना खाते समय फुजिनुमा अपनी मॉम से कहता है कि क्या मैं इस बार अपने बर्थडे पर अपने दोस्तों को पार्टी के लिए घर पर इनवाइट कर सकता हूँ। फुजिनुमा की मॉम मान जाती हैं। फिर फुजिनुमा डिसाइड करता है कि अब वो ऐसी चीजें करेगा जो कि पहले उसने पास्ट में नहीं की थी, और जितना हो सके वो हिनाजुकी के करीब जाएगा ताकि वो हिनाजुकी के एक्शंस को बदलकर उस होने वाली घटना को रोक सके। अब अगले दिन स्कूल से छुट्टी के समय
ओसामू हिनाजुकी को जाता हुआ देखता है और ये चीज फुजिनुमा को बताता है। फिर फुजिनुमा हिनाजुकी के पीछे जाने लगता है। फुजिनुमा सोचता है कि शायद हिनाजुकी की मॉम उसे अब्यूज करती हैं, इसी वजह से उसके शरीर पर चोट के निशान हैं और वो इसीलिए स्कूल से सीधा घर भी नहीं जाती, इसीलिए वो देर रात तक वहाँ पार्क में रुकती है। फुजिनुमा उसी पार्क के पास आता है जहाँ पर उसे अक्सर हिनाजुकी दिखती थी और वो आज भी वहीं पर थी। और इस बार फुजिनुमा हिनाजुकी के पास जाकर उससे बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी को भी मार नहीं सकता। हिनाजुकी उदास आवाज में कहती है कि ऑब्वियसली मैं मजाक कर रही थी। यहाँ हिनाजुकी और फुजिनुमा थोड़ी डीप बातें करते हैं कि कैसे वो दोनों दूसरों के सामने अपने असली रूप को छुपाकर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। फुजिनुमा सोचता है कि हिनाजुकी भी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन वो सबके सामने अच्छा होने का दिखावा नहीं करती, बल्कि वो अपनी मॉम से अब्यूज होते होते ऐसा दिखावा करती है कि जैसे अब उसे इन सारी चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर फुजिनुमा हिनाजुकी को अपनी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड देता है और बताता है कि मेरा बर्थडे 2 मार्च को है। ये बात सुनकर हिनाजुकी चौंकती है। फिर वो कहती है कि पक्का तुम मुझे बुलाना चाहते हो, वहां पर तो बहुत सारे लोग होंगे ना शायद। मगर फुजिनुमा उससे कहता है कि पता नहीं, मैंने सबसे पहले तुम्हें ही इनवाइट किया है। ये बात सुनकर हिनाजुकी चौंकती है। फिर यहाँ पर हिनाजुकी फुजिनुमा को बिना ग्लव्स के देखती है और उसके हाथों को छूकर उससे कहती है कि अब तुमसे बात करना आसान हो गया है फुजिनुमा। इसके बाद हिनाजुकी यहाँ से चली जाती है। फिर फुजिनुमा सोचता है कि ये वही जगह है जहाँ 18 साल पहले मैंने आखिरी बार हिनाजुकी को देखा था। उसकी बॉडी तब मिली थी जब यहाँ की बर्फ पिघल गई थी, लेकिन इस बार मुझे कैसे भी करके पास्ट को बदलना ही होगा। और इसी एंडिंग के साथ इस एनिमे के 2 एपिसोड्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसे देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलिएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।